नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम देखेंगे कि चाइना के किस किस देश के साथ, किस किस अपने पड़ोसी के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना किन बेसिस पे उनके ऊपर दावे ठोकता है। और आइए हम देखते हैं कि क्या वो विवाद भविष्य में सुलझाए जा सकते हैं या नहीं। तो आप ये देखिए, मैंने आपके लिए मैप लगा दिया है। ये 1911 का मैप है, 1911 का। जबकि चाइना के ऊपर कई सारी कॉलोनियल पावर्स का राज हुआ करता था और वहाँ पे किंग शाही डायनेस्टी थी। तो उस टाइम की ये फ़ोटो है 1911 की। तो उस टाइम पे देखिए आप, ये चाइना कितना बड़ा था। ये टोटल जो चाइना आप येलो कलर वाला देख रहे हैं, उस टाइम पे केवल चाइना इतना सा था। और उसके बगल बगल में ये सारी कंट्रीज थी, ये आप देख रहे हैं, जो कि तिब्बत था, ये सिंकियांग था, ये मंगोलिया था, ये मंचूरिया था, और यहाँ पे इंडिया है जैसा कि आप जानते हैं। तो ये सारी कंट्रीज थी जो कि उस टाइम पे चाइना के बॉर्डर शेयर किया करती थी। लेकिन फिर अब आज का अगर आप मैप देखेंगे तो आप ये देखिए, यहाँ से ये पूरा चाइना है। ये देखिए, अगर आप पिछले मैप से कंपेयर कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो सिंकियांग प्रोविंस है, वो जो तिब्बत प्रोविंस है, वो जो मंचूरिया है, थोड़ा बहुत मंगोलिया है, वो सब का सब जो है वो चाइना का हिस्सा है। और अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अपने में मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से चाइना के बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। आइए हम एक एक करके देखेंगे कि चाइना के किन किन देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। और अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ये। तो ये देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समुद्र विवाद देखेंगे कि किस किस देशों के साथ, जो चाइना के जिनके समुद्र लगते हैं, उनमें से किन किन देशों के साथ चाइना के विवाद चल रहे हैं। तो ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू डॉटेड में शो किया हुआ है, ये वाला जो एरिया है, और ये ब्लू और यहाँ पे रेड कलर के भी कुछ ये आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनको हम कहते हैं स्प्रैटली आइलैंड्स। क्या कहते हैं हम इनको? स्प्रैटली आइलैंड्स। और किन किन देशों ने इन पर दावा ठोका हुआ है, तो उनके नाम है वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, ताइवान। ये सारे देश बोलते हैं कि इनमें से कुछ जो आइलैंड्स हैं उनमें से कुछ हमारे हैं, कुछ दूसरे देशों के हैं, कुछ दूसरे देशों के। लेकिन चाइना क्या बोलता है कि ये सारे के सारे हमारे हैं, इस पर किसी भी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला आइलैंड है स्प्रैटली। ये जो सर्कल मैंने आपके लिए बना दिया है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो चाइना ने सिर्फ इसलिए यहाँ पे विवाद नहीं किया हुआ है कि ये आइलैंड है और यहाँ पे वो अपने लोगों को ला करके बसाएगा। दरअसल इसके पीछे गेम कुछ और है, कुछ और बड़ी रणनीति है जो चाइना बना रहा है, और जिसकी वजह से उसने इनके ऊपर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आइलैंड्स हैं, इन पे काफ़ी दिनों पहले नासा ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और चाइना की भी जो साइंटिफिक एजेंसीज़ हैं वो रिपोर्ट देती रहती हैं। तो इससे ये पता लगा है कि यहाँ पे लगभग लगभग 17 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो गैस होता है, गैस का भंडार है। जो आप देखते हैं आज गाड़ियाँ चलाते हैं, अपनी सीएनजी भरवाते हैं, तो वो जो नेचुरल गैस होती है उनका भंडार है इसके नीचे समुद्र का। ये समुद्र है, यहाँ पे समुद्र का जो बेस है, यहाँ पे भंडारण किया हुआ है गैसों का। $17 बिलियन, 17 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है एरिया, इतना है जितना वहाँ पे गैस भरी हुई है। तो अगर किसी तरीके से चाइना इस गैस को निकाल लेता है तो इनकी जो टोटल, अगर वो बेच के जो पैसा कमाएगा, वो $1 ट्रिलियन में कमा सकता है यहाँ से पैसा। तो इस वजह से चाइना इसको खोना नहीं चाहता। तो दूसरी जो बड़ी बात है वो क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। फिशिंग ग्राउंड समझ रहे हैं आप? जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। अब मछली ऐसा नहीं है कि केवल चाइना पकड़ेगा मछली तो अपने यहाँ पे जो जनता है उनको खिला देगा। वो पूरी दुनिया में मछलियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा $1 बिलियन का कारोबार है। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती है, उसमें से लगभग लगभग 14% मछलियाँ जो हैं वो केवल इसी हिस्से से पकड़ी जाती हैं। तो अगर यहाँ पे चाइना के हाथ से ये ज़मीन निकल जाती है, जो समुद्र का टुकड़ा है ये निकल जाता है, तो क्या होगा, जो 14% दुनिया की जो मछली पकड़ी जाती है टोटल, वो सब की सब चाइना के हाथों से निकल जाएगी। तो मतलब कई $1 बिलियन चले गए चाइना के हाथ से। और चाइना के हाथ में जो एक बार लग गया, चाइना इसको छोड़ता नहीं है। तो इस वजह से चाइना इसको भी जाने देने का मूड में है नहीं। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ से समुद्र से होते हुए आपको पता होगा कि जो ये पैसिफिक ओशियन लगता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलीपींस वाली ओशियन होगा, तो इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे इधर की साइड जब आप जाएंगे तो इधर यूएसए पड़ता है, जापान पड़ता है। तो वो पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है। तो ये सारा का सारा जो तेल है, जो हमारा वहाँ खाड़ी के देशों से आता है, जो दुबई है, यूएई, कुवैत, यहाँ से जो तेल आता है, गैस आता है, वो सारा का सारा यहीं से होते हुए, यही रूट है, इसी रूट से होते हुए निकलता है इधर की तरफ। तो इससे क्या होता है कि कई लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि जो 25% पूरी दुनिया में जो तेल खपत होती है, वो 25% यहीं से होकर गुजरता है। तो कोई भी देश का जो एरिया, जिसका एरिया होगा, अगर वहाँ से कोई टैंकर गुजारा जा रहा है, कोई शिप जा रही है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से चाइना बहुत ही मोटी कमाई करता है इस एरिया से। इस वजह से वो स्प्रैटली आइलैंड्स बोलता है कि पूरा का पूरा उसका है। और इस पर कब्जा करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने ये देखिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। पहले क्या था, जो छोटे छोटे आइलैंड थे
उनको किसी कुछ 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 को विकसित कर रहा है, वहाँ पे अपनी तोपें तैयार कर रहा है। और जो आइलैंड छोटे हैं उनमें क्या कर रहा है, एक लैंड रिक्लेमेशन नाम की एक टेक्निक होती है, उसमें क्या करता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई छोटा एक आइलैंड है जिसके मान लीजिए कि वो इतना छोटा है कि उस पर हम कुछ ज़्यादा बना नहीं सकते, कुछ ज़्यादा लोगों को बसा नहीं सकते, वो डूबने की उसकी पूरी स्थिति। तो क्या करेंगे, हम मिट्टी लेके आएंगे अपने देश से, रेगिस्तान से मिट्टी लेकर के आएंगे और लाके कहाँ डाल देंगे, इस आइलैंड के ऊपर। तो उससे क्या होगा, इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे हम। तो इसको कहते हैं हम लैंड रिक्लेमेशन। इस तरीके से चाइना यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आप देखिए ये वाला मैप है, यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा खास करके, तो इसलिए मैंने आपके लिए जूम करके एक मैप है ये लगाया हुआ है। तो यहाँ पे चाइना ये वाले ऐसे बना रहा है, इस पे क्या कर रहा है, फिर वो अपनी सेना तैनात कर रहा है, अपनी आर्मी तैनात कर रहा है, यहाँ पे वो अपने मिसाइल्स तैनात कर रहा है कि अगर कोई भी यहाँ से आएगा जाएगा, हमारी बात नहीं मानेगा तो हम मिसाइल मार देंगे, तो यहाँ से जाना मत, या तो पहले टैक्स पे करो, हमारी बात मानो, अगर तुम्हें स्प्रैटली से निकलना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो मिसाइल मार देंगे। तो हो गया, अब ये तो हो गया स्प्रैटली। आप देख सकते हैं ये 5 देश हैं, इनके आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये स्प्रैटली हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो ये दूसरा जो आइलैंड ग्रुप है इसका नाम है पैरासेल। क्या नाम है, पैरासेल। तो देखिए ये वाला जो आपको मैंने बताया था ये गोला बना, ये स्प्रैटली है। इस तरीके से ये वाले आइलैंड्स हैं, इनका नाम है पैरासेल। तो ये वाले जो हैं आप ये देख रहे हैं, ये वियतनाम है, ये वियतनाम देश है, तो इसकी बाउंड्री के बहुत पास में है। तो वियतनाम बोलता है कि इनमें से कुछ ऐसे जो आइलैंड्स हैं, उनके जो छोटे छोटे, मैंने आपको बताया बहुत छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो इनमें से वियतनाम बोलता है कि कम से कम आधे जो हैं वो हमारे हैं। तो फिर चाइना बोलता है कि नहीं नहीं आपके नहीं है, सारे के सारे हमारे हैं। इसके पीछे भी रीजन सेम ही है, मैंने आपको बताया ना अभी कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये वाला ये वाला इसे कहते हैं साउथ चाइना सी, ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं आप, इसके नीचे ही वही जो मैंने आपको बताया अभी, गैस के भंडार हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पेट्रोल के भंडार हैं। ऐसा बहुत माना जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे खनिज मिलने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और जो भी ऐसी धातुएं होती हैं जो कि धरती की सतह पे कम पाई जाती हैं, हम खोद खोद कर निकालते हैं ना माइनिंग कर करके, तो वो सारी चीज़ें समुद्र के अंदर भी पाई जाती हैं। तो ये साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। तो इसमें से चाइना इसमें से कोई भी एक भी हिस्सा जो है किसी को देने के मूड में है नहीं। तो ये वाला देख रहे हैं आप, पैरासाइल आइलैंड जो है वियतनाम द्वारा क्लेम किया जाता है, लेकिन आइलैंड जो है, लेकिन ये चाइना देने के मूड में है नहीं। तो वियतनाम से भी चाइना का विवाद यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए 2 विवाद हो चुके हैं, अब मैं आपको तीसरे वाले पे लेके चलता हूँ। ये देखिए इसका नाम है स्कारबोरो सोल। ये SHOA, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल है ये, स्कारबोरो सोल। तो सोल क्या होता है मैं आपको बता दूं। सोल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र के अंदर क्या होता है, कोई कोई एरिया जो ज़मीन होती है वो बहुत वहाँ पर ऊंची होती है। तो समुद्र की जो तल है, वहाँ से उस एरिया की जो जो वहाँ पे जो ज़मीन होती है उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। मतलब इतना होती है कि यहाँ से आप अगर शिप लेके जाओगे, यहाँ से अगर आप 1 मिनट रुकिए बताता हूँ मैं आपको, पेन ले लूँ थोड़ा। तो अगर मान लीजिए ले लिया मैंने। अब देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो ये देख रहे हैं ना आप, ये है लैंड, और इसके अंदर भरा हुआ है ये पानी। ये देख रहे हैं आप, ये पानी है, ये सब अंदर वाला जो है। तो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई शिप आती है यहाँ से, मान लीजिए ये शिप आई, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी, इससे टकरा जाएगी। ये खाली ये ऊंचा सा ये निकला हुआ है, इसे कहते हैं हम सोल। तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, खाली लेकिन इतना होता है कि कोई भी यहाँ से शिप जो है वो पार नहीं कर सकती है, इसमें टकरा जाएगी। इसे कहते हैं हम सोल। तो ये हटा देता हूँ मैं, आपको देखने में आसानी रहेगी फिर। ये, हाँ। तो स्कारबोरो सोल के लिए चाइना का फिलीपींस से लड़ाई चल रहा है। अब आप ये बता दूं मैं आपको कि फिलीपींस जो है वो यूएस का बहुत अच्छा पार्टनर है। तो अभी ये लास्ट टाइम पे जब चाइना ने क्लेम किया था 2015 में, तो उसने बोला था फिलीपींस ने, अगर अब तुम ज़्यादा बार बार हमसे क्लेम करोगे, ये स्कारबोरो सोल वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये है स्कारबोरो सोल, अगर ये एरिया ज़्यादा बार क्लेम करोगे तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। पहले बार फिलीपींस कई बार बोल चुका है चाइना से कि आप ऐसे काम मत करो जिससे फिलीपींस भड़क जाए, हमारे देश की जनता को कोई भी सेंटिमेंट्स उनके हर्ट ना हो, ऐसे काम मत करो, अब अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे विवाद और बढ़ सकते हैं। लेकिन चाइना कह रहा है कि भाई जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें समझना है समझो। तो अभी फिलहाल में क्या है कि जो स्कारबोरो सोल वाला एरिया है वो चाइना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो अभी आपको ये दिखा रहा था ना मैं, ये देखिए इसकी जो बाउंड्री है, तो यही वाले को इसमें यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो जो इसकी बाउंड्री है इसके ऊपर चाइना ने, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये एयर स्ट्रिप बना रहा है इस पर चाइना। एयर स्ट्रिप बनाने से क्या होगा, उसका जो फाइटर जेट है वो डायरेक्ट यहाँ पे लैंड कर जाएंगे। तो आप ये देखिए इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, और जो चाइना है वो यहाँ पर है। तो अगर चाइना यहाँ पे एयर स्ट्रिप बना देता है तो क्या होगा, वहाँ से यहाँ आएगा, डायरेक्ट लैंड कर जाएगा, और यहाँ से ये बगल में फिलीपींस पड़ता है, तो जब चाहेगा इसके ऊपर बमबारी कर देगा एकदम। तो ये यूएस का दोस्त भी है फिलीपींस, इसकी वजह से क्या है कि यूएस के ऊपर भी प्रेशर पड़ गया है। अब यूएस भी ज़्यादा 3-5 करना नहीं चाहता है चाइना से, क्योंकि छोटा मोटा देश तो है नहीं चाइना, भी लड़ाई हो जाएगा तो भीषण युद्ध होगा एकदम। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में मामला सिमट गया, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से यूएस भी संभल संभल के फूक फूक के कदम रख रहा है। वो देख रहा है कि इस कार्बोरो सोल वाला जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, वो सोच रहा है कि बातचीत करके से निपटा लिया जाए, इसलिए ज़्यादा अभी इस विवाद पर वो फोकस अपना बनाना नहीं चाह रहा है। अब ये देखिए फिलीपींस के साथ हो गया। अब आपको देखिए दूसरा दिखाता हूँ, ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। अब गल्फ ऑफ टोंकिन है, गल्फ ऑफ टोंकिन ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, अब ये वाला एरिया है गल्फ ऑफ टोंकिन। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो देश है ये वियतनाम की बाउंड्री है, यहाँ तक ये पूरी वियतनाम की बाउंड्री है। और ये वाली जो बाउंड्री आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो है ये है चाइना की बाउंड्री।
तो ये बीच में जो हिस्सा है ये इसी का नाम है गल्फ ऑफ टोंकिन। अब ये गल्फ ऑफ टोंकिन जो है यहाँ पे वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है। अभी आप अगर आप याद करेंगे, आपने इंडिया का मैप अगर सही तरीके से देखा हुआ है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ ऐसा ही एरिया बनता है, लेकिन हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम दोनों देशों ने मिल के आराम से बैठ के सुलझा लिया इस बात को। लेकिन यही काम यहाँ वियतनाम और चाइना में नहीं हो पा रहा। चाइना बोलता है कि इसमें से आधा हिस्सा मेरा है, और वियतनाम बोलता है ऐसा। और चाइना का क्या कहना है कि आधा वादा कुछ नहीं होता, जहाँ पे हम जाते हैं हम पूरा ले लेते हैं, हम आधा वादा कुछ नहीं देते किसी को। तो ये चाइना का है। चाइना बोला कि ये पूरा का पूरा मेरा है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, इसमें से देने वाला नहीं हूँ तुम्हें रत्ती पर। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे क्या किस चीज़ का भंडार है, गैस बहुत अच्छी मात्रा में है यहाँ पे, और मिनरल्स यहाँ दबा के है। तो आगे जा करके चाइना का मूड है कि अभी 10-20-50 साल जब विवाद सुलट जाएगा तो गैस निकालेंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही जलाएंगे, हम देने वाले नहीं है उसमें तो किसी को रत्ती भर भी। इसका एक और मैप दिखा दूँ, अगर आपको किसी को डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाएगा अगले मैप से। तो आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया की बात हो रही है, इसी का नाम है गल्फ ऑफ टोंकिन। ये देखिए लिखा हुआ है। तो गल्फ ऑफ टोंकिन, ये देखिए ये पूरा इधर चाइना है और इधर है वियतनाम। तो इस तरीके से ये गल्फ ऑफ टोंकिन है। तो यहाँ पे चाइना और वियतनाम का विवाद है। अब आपको आगे लेके चलते हैं अगले विवाद की तरफ। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिन जिन आइलैंड्स के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, आप ये आइलैंड के नाम एक साइड में नोट डाउन कर लीजिए, और किस किस देश का क्लेम है उसको, क्लेम मतलब कौन कौन देश अपना दावा ठोक रहा है उसके ऊपर कि जी हमारा है ये, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी में भी पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जैसे मान लीजिए आइए आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे हम सेनकाकू और दियायू आइलैंड है, तो इसका नाम सेनकाकू भी है, इसका नाम दियायू भी है। एक देश बोलता है सेनकाकू के नाम से, दूसरा बोलता है दियायू के नाम से। तो आपके कभी भी आ सकता है कि सेनकाकू दियायू जो है उस पर कौन कौन से देश जो है उनका क्लेम है या फिर उनकी लड़ाई चली है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से एक एलिमिनेट कर दिया जिसका दावा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जापान है, ताइवान है, और एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे बब्बर शेर देश जो है वो चाइना। 3 देश ये हो गए। तो अगर यहाँ पे भी आपके साथ चौथा लिख देगा फिलीपींस, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे कि जापान ताइवान कौन सा है। तो आप मालूम पड़ा कि चाइना ला के आ गया कि चाइना का क्लेम नहीं है, और चाइना का सबसे बड़ा क्लेम है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा इस बात को, कहीं ऐसा ना हो कन्फ्यूजन हो जाए। तो सेनकाकू और दियायू आइलैंड जो है, तो आप ये देख सकते हैं ये है जापान। जापान देख रहे हैं आप। जापान अब जाके थोड़ा शरीफ देश बन गया है, नहीं तो जब तक उसके ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा का आप नाम सुने थे ना, जब तक बम नहीं गिरा था उसके ऊपर, तब तक एकदम बमबारी किया था वो पूरे एरिया में। चाइना वाइना को अपना कठपुतली बना के रखा था, कब्जा कर लिया था उसके ऊपर। तो तभी से जो है सेनकाकू और दियायू आइलैंड के ऊपर चाइना का और जापान का विवाद चल रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो बम मार दिए थे अमेरिका वाले सब इसके ऊपर, एटम बम मार दिए थे जापान के ऊपर, तब क्या हुआ कि प्रेशर में आ गया जापान, सरेंडर करना पड़ा था इनको। सरेंडर नहीं करते तो बोले कि और बम मार देंगे। सरेंडर किए जापान वाले, चाइना को दिए कि तुम देखो कैसे सरेंडर कर रहा है सही तरीके से कि नहीं कर रहा। चाइना वाले मौके का फ़ायदा उठाए और जो सेनकाकू दियायू आइलैंड था इसके ऊपर भी डामा ठोक दिए, और जो यहाँ पे 3-4 और आइलैंड था उसके ऊपर कब्जा कर लिए, जो कि पहले जापान के कब्जे में था, जिसके ऊपर अभी हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। उसमें से भी 2-3 आइलैंड ऐसे थे जिस पर जापान का कब्जा था, वो सब भी चाइना अपने कब्जे में ले लिया। तो कभी कभी चाइना क्या करता है, चाइना देखता है कि जैसे मान लीजिए जापान तो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, लेकिन जो और जो छोटे छोटे देश हैं जैसे ताइवान हो गया यहाँ पे, और फिलीपींस हो गया, इनका क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं बताया आपको कि 14% यहाँ पे दुनिया की मछली जो है वो यहीं पे पैदा होती है, मतलब यहीं पे मिलती है, पकड़ी जाती है। तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे मछुआरे जो होते हैं दूसरे देशों को पकड़ने आते हैं, चाइना अपना स्टील फ्रेम वाला बोट लेके जाता है और उन बोट में मार देता है, उनका बोट ही टूट जाता है पूरा, उसके जो मछुआरे हैं सब डूब जाते हैं। फिर उनके देश वाले दूसरी नाव भेजते हैं अपनी सेना से, बोलते हैं जाओ पकड़ के लाओ हमारे वालों को, तब जाके उनको निकाला जाता है, नहीं तो मर जाए सब। तो इसमें से चाइना ने वहाँ पे एकदम आतंक मचाया हुआ है। कई बार अमेरिका बोल चुका है कि जी आप यहाँ पे आतंक मत बचाओ, आप मिल बांट के बैठ के समझ के काम करो, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं है, एकदम एग्रेसिव हो जाता है चाइना, देखता है छोटा देश एकदम चढ़ जाता है। मैं आपके लिए एक दूसरा मैप लगा देता हूँ, ये देखिए इसमें छोटा सा ये दिख तो रहा है, लेकिन मैं आप दूसरा लगाता हूँ ताकि आप ध्यान से देख सकें कि आइलैंड जो है कितना बड़ा। ये देखिए सेनकाकू और दियायू आइलैंड, देख रहे हैं रेड कलर से जो सर्कल बना हुआ है, यही है सेनकाकू आइलैंड, इसे ही कहते हैं दियायू आइलैंड। तो अब ये देखिए ये जापान, जापान ये है, तो यहाँ से जापान से भी पास पड़ता है, ये चाइना से भी पास पड़ता है, ये है चाइना। और ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं ये है ताइवान। ताइवान बोलता है कि भाई हम क्यों पीछे रहे हैं, तो चाइना चाइना ने भी क्लेम किया हुआ, जापान ने भी क्लेम किया हुआ, ताइवान ने भी क्लेम किया हुआ। तीनों देश बोलते हैं कि सेनकाकू आइलैंड जो है वो उनका है। तो कई बार अभी तो रिसेंटली 2 साल पहले 1 साल पहले क्या हुआ, 2019-20 या फिर 2018 की जब भी आप बात कर लो, चाइना वाले जो हैं वो सेनकाकू आइलैंड में पहुंच जाते हैं अपना बम बम लेके, तोप वोप लेके। फिर चाइना वाले वहाँ से वो जापान वाले उधर से झंडी वंडी दिखाते हैं, भाई वापस चलो, गोला मार देंगे, तब वो वापस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जापान जो है वो तगड़ा देश है, छोटा मोटा देश नहीं है कि चढ़ के बैठ जाओगे। तो जापान दौड़ा लेता है कभी कभी, तो फिर चाइना के पीछे हटना पड़ता है। तो अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं कि ये कब्जा शुरू कैसे किया चाइना ने। पहले क्या था, ये सब देश देखिए, ये कितने सारे देश है, ये साउथ चाइना सी है ये पूरे जो आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ साउथ चाइना सी। अब आप देखिए यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ कंबोडिया, और यहाँ पे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रूनाई, फिलीपांस, ताइवान। तो अभी चाइना ने क्या किया, जब चाइना आज़ाद हुआ उसके बाद फिर उसने ये एक 9 डैश लाइन, ये देखिए ये लाइन खींची हुई है, जो ये वाली जो लाइन है, इसको चाइना बोलता है, इसका नाम है 9 डैश लाइन।
क्या बोलता है, 9 डैश लाइन। बोलता है कि जो इसके अंदर आ गई, जो एरिया इसके अंदर आ गया वो सब हमारा है। चाहे वो ब्रूनी, जैसे मान लीजिए ब्रूनी है, ये फिलीपींस है, यहाँ पे सब पास पास इनके देशों की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, जो EEZ होती है, कि हमारे जो देश का, जहाँ पे हमारा समुद्र तल जहाँ से हमारा देश से लग रहा है वहाँ से कुछ दूर का एरिया हमारा है, वो सब चाइना मानता नहीं है किसी का भी। चाइना बोलता है कि जो बड़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो मानता नहीं है, बोलता है कि जो 9 डैश लाइन के अंदर आ गया, इसके अंदर जितने आइलैंड आ गए, जितना एरिया आ गया, जितना कुछ भी आ गया, वो सब हमारा। यहाँ तक कि आपने UN क्लॉज का नाम सुना होगा, UNCLOS, UN क्लॉज है ये, इसका नाम याद कर सकते हैं आप, यूनाइटेड कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसमें क्या हुआ, 2013 में ये सारे देश जो छोटे छोटे थे ये साथ में मिलके चले गए UN क्लॉज के पास। UN क्लॉज जो है वो ओशियन के ऊपर जो भी कहीं पर भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया UN क्लॉज ने 2013 में, ये छोटे छोटे देशों के, कि चाइना जो ये 9 डैश लाइन चाइना ने बनाई है वो गलत है। लेकिन चाइना ने क्या किया, इनकार कर दिया, बोला हम मानते ही नहीं है, UN अपनी ऐसे समझाए, हम नहीं मान रहे, हमारे हिसाब से 9 डैश लाइन हमारा। तो अभी तक तो जो आपको मैं जो बता रहा था ये सब था समुद्र वाला विवाद, जैसे पानी वाला विवाद था। अब आपको ले चलता हूँ लैंड डिस्प्यूट की तरफ। तो अब जब लैंड डिस्प्यूट की बात करेंगे तो पहला मैं आपको एकदम बड़ा देश जो सबसे चाइना से बॉर्डर शेयर करता है उनमें से एक है रसिया। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है अगर आप लैंड एरिया की दृष्टि से देखेंगे तो इनके साथ भी विवाद है चाइना का। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्लादिवोस्टोक जगह नाम है, ये देखिए इसका नाम है व्लादिवोस्टोक। तो अभी चाइना क्या कहता है कि आज तो ये रसिया का है, लेकिन जब हमारे यहाँ पे कुंग डायनेस्टी थी, एक इनका कुंग था, QING आप लिखते हैं, क्विंग डायनेस्टी। तो ये बोले जब आज से 1.5 साल पहले जब क्विंग डायनेस्टी का राज था चाइना के ऊपर, उस टाइम पे रसिया का ये जो व्लादिवोस्टोक वाला हिस्सा है वो हमारा था। अब मान लीजिए अगर चाइना की फिलॉसफी इंडिया अगर ऐसे ही इंडिया भी अपनाने लगे तो इंडिया तो बोलेगा अशोका के टाइम पे ईरान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, म्यांमार हमारा था, पूरा नीचे चला जाएगा, फिलीपींस बोलेगा सब हमारा था। ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चल पाएगा ना। तो यही बात कि पीछे इतना मत जाओ कि बोलो कि अब किंग डायनेस्टी के हिसाब से हमारा था। भाई आज के हिसाब से देखो कि आज क्या है। आज ये व्लादिवोस्तोक जो है वो रसिया का है, 1.5 साल से रसिया का इस पर कब्जा है। रसिया इस पर अपना ये व्लादिवोस्तोक जो है रसिया एकदम छोड़ेगा नहीं। रसिया ने जब चाइना कभी व्लादिवोस्तोक की, इसके ऊपर एक बार लड़ाई भी हो चुकी है 1960 में, लड़ाई हो चुकी है चाइना और रसिया के बीच में। तब चाइना ने देख लिया था कि रसिया जो है ज़्यादा बड़ी सुपर पावर, तो चाइना ने क्या किया, अपना बॉर्डर रिजॉल्व कर दिया। मतलब बोला कि ठीक है जो भी है हम आपस में बैठ कर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी रसिया बड़ा देश है। तो यहाँ पे इनसे बोला रसिया से चाइना ने कि हम बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। जबकि छोटे छोटे देश, अभी आपको पीछे ने बताया ना, उनकी बोट में जाकर टक्कर मारता है, डूब जाते हैं उनके मछुआरे। तो आप ये देखिए, छोटे देश हैं तो वो लड़ाई कर लेता है, चढ़ जाता है ऊपर। और बड़ा देश है तो बोला कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, भाई भाई हैं दोनों, कम्युनिस्ट कंट्री हैं तो दोनों साथ में चलेंगे, डेवलप करेंगे और दुनिया की। तो ये देखिए आपको दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ, यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ेगा। अभी ये क्या है, जो व्लादिवोस्तोक वाला एरिया है ये पैसिफिक ओशियन में, ये पूरा इधर पैसिफिक ओशियन है। अगर आप इधर जाओगे जितना, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। तो जितना ये पूरे पैसिफिक ओशियन में रसिया का सबसे बड़ा यहाँ पे पोर्ट है। तो रसिया अपना जितना भी सामान है, ये सारा का सारा जो उनका हथियार है सब कुछ वो यहाँ पे स्टॉक करके रखता है। तो अगर आप देखेंगे कभी तो रसिया की जितनी ज़्यादा सेना है पूरी की पूरी, वो सारी की सारी उनकी चाइना के साइड पे लगी हुई है। उनकी जो मिनिमम सेना उन्होंने यूरोप की साइड में लगाई हुई है। रसिया बहुत बड़ा देश है, आधा एशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में, लेकिन उनकी जो पूरी सेना है वो आप देखेंगे तो उनकी मोस्टली जो सेना है वो चाइना से बॉर्डर जो शेयर करता है रसिया, वहाँ पे लगी हुई है। क्योंकि रसिया को पता है कि कल को अगर कभी फट्टा फंसेगा तो यहीं चाइना से ही फंसेगा। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी सेना यहाँ पे लगाई हुई है। और व्लादिवोस्तोक में उन्होंने अपना पोर्ट बनाया हुआ है, सबसे बड़ा मिलिट्री पोर्ट है वहाँ पे। अगर वहाँ पे जाएगा एकदम बम मार के काम खराब। तो ये था चाइना रसिया का डिस्प्यूट। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम बात करेंगे चाइना और मंगोलिया के डिस्प्यूट की। अब अगर जब भी हम मंगोलिया का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है सबसे पहले, उसका नाम है चंगेज खान। अब अगर मंगोलिया बोलने लगे कि जो चंगेज खान ने जिस जिस देश पे राज किया है वो सारे के सारे हमारे देश हैं, तो पूरे का पूरा चाइना पे राज किया है चंगेज खान ने, तो पूरा चाइना ले लो मंगोलिया? ऐसा तो होगा नहीं ना। तो लेकिन चाइना कहता रहता है कि भाई जब किंग डायनेस्टी थी तब हमने मंगोलिया के ऊपर भी कब्जा किया हुआ। तो जो इनर मंगोलिया पार्ट है एक मंगोलिया का, वो ऑटोनोमस रीजन है। जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑटोनोमस रीजन था ना, फिर मोदी जी चेंज कर दिए 2019-20 में। तो उसी तरीके से मंगोलिया में जो इनर मंगोलिया का पार्ट है वो भी एक ऑटोनोमस रीजन है। तो ऑटोनोमस रीजन है वो, लेकिन चाइना कहता है कि वो हमारा हिस्सा है, आज नहीं तो कल हम ले लेंगे उससे। तो इसमें से चाइना जो है वो समय समय पर दावा ठोकता रहता है मंगोलिया के ऊपर भी कि इसका भी हिस्सा हमारा है। अब आपको ले चलता हूँ यहाँ भूटान के पास में। अब अपने पड़ोसी देश भूटान तो आपको पता ही होगा, अपना भाई है एकदम। तो यहाँ पे भी 3 ये हिस्सा आप देख रहे हैं। ये देखिए इसका नाम है पासम लुंग, इसका नाम है जाकर लुंग, और ये डोकलाम तो आप जानते हैं जहाँ पे विवाद चला था, जब इंडिया की सेना यहाँ पे डोकलाम वालों, भूटान ने बोला था इंडिया से कि हमारी हेल्प कर दिए नहीं तो चाइना हमें लपेट लेगा, हमारा हिस्सा कब्जे में ले लेगा। तो यहाँ पे
इंडिया की सेना तैनात हुई तब जा कर के ये हिस्सा बच गया, नहीं तो चाइना एकदम मूड में था कि यहाँ से क्या करने, वो मूड में क्या है कि यहाँ से वो यहाँ पे अंदर एंट्री कर लेंगे। फिर आपने चिकन नेक का नाम सुना ही होगा, जो पतला सा कॉरिडोर है, 50 किलोमीटर से भी कम उसकी थिकनेस है। तो वहाँ पे चाइना चाह रहा है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, तो फिर वहाँ से पूरे को इंडिया को कट कर दूँ और नॉर्थ ईस्ट अलग कर दूँ और इंडिया अलग कर दूँ। इस तरीके से चाइना का बड़ा गेम प्लान था। लेकिन इंडिया और भूटान क्योंकि हमारा बहुत बढ़िया फ्रेंड है, तो उसने हमें डोकलाम प्लेट्यू में उन्होंने हमें पहले ही बता दिया भाई हमारे बस की नहीं है संभालना चाइना को, अपने यहाँ पे सैनिक बुलाओ और अगर तुम संभाल सकते हो तो संभालो। तो यहाँ पे इंडिया की सेना पहुंची। उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक, 100 दिनों से ऊपर स्टैंड ऑफ चला था, यहाँ पे आमने सामने दोनों देशों की सेना खड़ी थी। लेकिन फिर इंडिया ने अल्टीमेटली उन्हें पीछे कर दिया चाइना वालों को। तो इस तरीके से सोचिए, अब भूटान एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है उसकी, इतनी छोटी टेरिटरी है, उनके ऊपर भी चाइना वाले लगे हुए हैं कि नहीं नहीं भूटान भी हमारा है। मतलब कम से कम गरीब देश कोई जो है तुम्हारा छोटा अपना खा पी रहा है उसको रहने दो, उसको भी नहीं छोड़ने वाले एकदम कि नहीं नहीं हम निपटा देंगे। भाई तुम्हारे यहाँ अगर जनता बढ़ती जा रही है तो उन पर पॉपुलेशन कंट्रोल करो ना अपना, कि अब दूसरे एरिया कब्जा करने लगोगे तुम। तो आप ये देखिए, ये भूटान का ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो ये डॉट दिखाया हुआ है ना रेड कलर से, इसका नाम है साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भूटान में है। तो भूटान वाले क्या कर रहे थे, वो गए थे वहाँ पे अमेरिका वालों से पैसा मांग रहे थे। यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे जंगलों को और बढ़िया तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी, ताकि भूटान को बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो यहाँ पे सपोर्ट ना करें, पैसा ना दें। और भूटान वैसे भी गरीब देश है, तो उन ये क्या करते हैं, लोन लेते हैं बड़े बड़े देशों से, उसके बाद अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर धीरे धीरे किस्तों पर चुकाते रहते हैं। लेकिन तो क्या किया चाइना ने, बोले उस पर भी वीटो लगा दी। चाइना बोला कि नहीं नहीं हम नहीं लेने देंगे भूटान को यहाँ पे पैसा, क्योंकि जो साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी हमारी। जबकि आप देखिए, जो साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका तो बॉर्डर भी नहीं लगता चाइना, चाइना यहाँ पर है, देख रहे हैं ना आप, चाइना चाइना इधर है, और इंडिया जो है वो अंदर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लग रहा है यहाँ पे साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। लेकिन फिर भी चाइना ने बोला कि नहीं, जो साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारा हिस्सा है। ऐसे ही खामो खाम में प्रेशर बनाने के लिए कि छोटा देश से डर जाएगा, हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, इंडिया का साथ दे रहा है, तो वो चाहते नहीं है कि इंडिया का साथ दें। तो इस वजह से इसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए खाली कि वो बोले कि साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी चाइना का पार्ट है, तो इस पर भी हम अलाउ नहीं करेंगे कि कोई दूसरा देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। भाई ये वो वाला एरिया जो आपको बता रहा था ना, चिकन नेक है, ये देखिए, यही है वो चिकन नेक। तो यहाँ पे वो डोकलाम जो विवाद हुआ था वो कहाँ हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो वो चाइना ऐसा चाह रहा है कि यहाँ पे हम पहुँच जाए किसी तरीके से, जो एकदम डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ पहुँच जाए, तो हम इधर से पूरा ये कट कर दें इसको। इस एरिया को कट कर देंगे तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, इंडिया अलग हो जाएगा। तो ये चाइना का बड़ा गेम प्लान था। लेकिन इंडिया वाले भूटान वाले दोनों साथ में आए और हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और चाइना को वापस ढकेल दिया पीछे। इसी तरीके से जो एक हमारा पुराना देश था तिब्बत, तो इन्होंने पूरा का पूरा तिब्बत ही हड़प लिया चाइना वालों ने। औरों पे तो देखिए, जैसे अभी हमने पीछे वाले देशों पे हमने बात की, भूटान हुआ या फिर रसिया हुआ या फिर और पीछे चले जाइए आप जापान के आइलैंड हुए, वहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा उन पर क्लेम करा था, जैसे कि भूटान के भी छोटे छोटे एरिया पे इन्होंने क्लेम किया है। लेकिन तिब्बत को क्या किया, पूरा का पूरा ही नेक्स कर लिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। तो तिब्बत वाले जो थे वो भाग करके इंडिया में आ गए। इनका जो दलाई लामा जो हेड है, पूरे इनका धर्मगुरु माना जाता है, जो इनके देश का सबसे मेन आदमी, जैसे प्रेसिडेंट था तो प्रेसिडेंट पोजीशन नहीं होती थी पहले, तो दलाई लामा ही जो थे वो देश चलाते थे। तो दलाई लामा वामा सब भाग के इंडिया में, अभी आपको पता होगा, सब हिमाचल प्रदेश के मैकलोडगंज में सब यहाँ पे अपना तंबू वम्बू ला के रहते हैं बेचारे। और इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उन्हें कि कोई दिक्कत नहीं है, आई नहीं तो कल एकदम निपटा देंगे चाइना। हमने इतना कर लिया है तो अपने इंडिया के ऊपर जो क्लेम करता है चाइना, उसके ऊपर भी एक नज़र डाल ही देते हैं। भाई हमारे ऊपर भी तो क्लेम ही करता है, कब्जा कर लिया है। आप ये देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं साक्चिगम वैली। ये क्या हुआ था, जब लड़ाई हुई थी 1962 में, तो चाइना वालों से इंडिया हार गया था गलती से, क्योंकि हमें उनकी स्ट्रेटजी का पता नहीं था। हम हिंदी चीनी भाई भाई कह के ताली बजा खुश हो रहे थे, वो आए पीछे से बंदूक लेकर दाग के चले गए। तो यहाँ पे भी इंडिया का मामला गड़बड़ हो गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान बहुत खुश हुआ। तो पाकिस्तान खुश हुआ, यहाँ पे ये कब्जा किया हुआ था पाकिस्तान ने, तो वो डोनेट कर दिया चाइना को, बोला कि ये फ्रेंडशिप की मिसाल बनेगा साक्चिगम वैली। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसका नाम है साक्चिगम वैली। ये पाकिस्तान जो चाइना को गिफ्ट कर दिया था, मतलब उनका है भी नहीं, उन्होंने हमसे कब्जा किया और दूसरों को गिफ्ट कर दिया। वाह, तो इसे कहते हैं कि मज़े ले लेना बीच में आके। तो अब ये देखिए, आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये अक्साई चीन है, आप जानते होंगे, इसके ऊपर विवाद चल रहा है आजकल। जो पूरा का लद्दाख वाला एरिया है, इसको ये अक्साई चीन बोलता है ये चाइना। तो लद्दाख वाला जो एरिया है जहाँ पे आजकल विवाद चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इसी के आसपास ही यहीं पे पड़ता है। तो इसमें से भी ये वाला जो एरिया जो आप ये लाइट रेड कलर में देख रहे हैं, लाइट पिंक कलर में देख रहे हैं, वो चाइना ने कब्जा किया हुआ है। फिर आप ये वाला एरिया देखिए, ये भी लद्दाख का ही पार्ट है, ये भी पूरा वो कब्जे में है चाइना के। उसका जब नीचे आएंगे आप, तो ये वाला जब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, उत्तराखंड का हिस्सा है, वो सब क्या है कि चाइना के कब्जे में तो नहीं है, लेकिन चाइना वाले क्लेम करते हैं। मतलब जो चाइना के कब्जे में है वो तो उनका है ही है, और जो नहीं है उस पर वो बोलेंगे कि हमारा है, आज नहीं तो कल ले लेंगे। और इसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, ये बोलता है कि ये हमारा है। मतलब मैं आपको एक और मैप दिखा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए,
तो ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर का यक्साई चीन वाला एरिया है। और कलर चेंज कर लूँ तो आपको दिखाई पड़े। उसके बाद ये वाला हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये उत्तराखंड का एरिया है, यहाँ उत्तरांचल लिखा हुआ है, वो एक ही बात है। ये सिक्किम वाला एरिया है, तो चाइना कहता है कि सिक्किम जो है वो भी हमारा ही पार्ट है, आज नहीं तो कल वो भी ले लेंगे। अरुणाचल प्रदेश है, वो तो वो बोलता ही है कि अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का है ही नहीं, वो उन्हीं का है, वो गलती से इंडिया ने कब्जे में लिया हुआ है उनके। तो इस तरीके से इंडिया चाइना का भी बड़ा भारी विवाद चल रहा है बॉर्डर पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस लाता रहता हूँ, और मैं फॉरेन पॉलिसी से भी के लिए भी के ऊपर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने कई सारी देशों के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। मैं एकदम लेमन टर्म्स में समझाता हूँ, मतलब बोलचाल वाली भाषा में, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि कहाँ पे क्या विवाद चल रहा है। इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरे चैनल की वीडियो को देखेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे क्या हुआ कि हमारा जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी ऐसी वीडियो जैसे हम बनाते हैं ऐसी और लोग देखना चाहते हैं, तो हमें भरोसा बनता है, तो हम और ऐसी ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।